सोशल मीडिया की दुनिया में हर किसी को अपने हंसते खिलखिलाते वीडियो से एंटरटेन करने वाले विवेक पंगेनी की ब्रेन कैंसर के कारण मौत हो गई। नेपाल के जाने माने कंटेंट क्रिएटर विवेक पंगेनी कैंसर से जूझ रहे थे। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश सिंह से, जो बता रहे हैं कि ब्रेन कैंसर क्या है और ब्रेन कैंसर के खतरनाक असर के बारे में, जिससे विवेक का सफर अधूरा रह गया। ब्रेन के अंदर जो गांठ होती है उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं और ये गांठ कैंसरस भी हो सकती है और नॉन कैंसरस भी हो सकती है। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, कुछ ट्यूमर कैंसर होते हैं और काफ़ी सारी गांठें ऐसी होती हैं जो ब्रेन में होती है लेकिन कैंसर नहीं होती हैं। इसके जो आम लक्षण होते हैं उसके अंदर उस व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है या फिर उसको उल्टियाँ आ सकती हैं, दौरे पड़ सकते हैं या उसको बेहोशी के अटैक्स आ सकते हैं। ये सारे के सारे एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं और एक सर दर्द भी एक काफ़ी कॉमन सिम्टम होता है जो ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर होता है। अगर हम लोग ये बात करें कि किस उम्र में ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो बच्चों में ब्रेन ट्यूमर होता है वो एक अलग टाइप के होते हैं। उसमें मेडुलोब्लास्टोमा टाइप का एक ट्यूमर ज़्यादा होता है और बच्चों में ब्रेन ट्यूमर के ठीक होने की संभावना बहुत अधिक होती है। बड़ों में जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसके अंदर सबसे कॉमन तो ब्रेन मेटास्टेसिस होते हैं कि जो कैंसर कहीं और होता है और वहाँ से ब्लड के जरिए ब्रेन के अंदर ट्यूमर पहुँचता है। दूसरा जो एक कॉमन टाइप अडल्ट्स के अंदर होता है उसको ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में कहते हैं और एक काफ़ी खतरनाक टाइप का ब्रेन ट्यूमर होता है। उसके 4 ग्रेड्स होते हैं। जैसे बाकी कैंसर्स के शरीर के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, वैसे ब्रेन ट्यूमर के ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 हल्की ग्रेड में आते हैं जिसके अंदर कैंसर के ठीक होने के और उस व्यक्ति के लंबे टाइम तक ठीक रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्रेड 3, ग्रेड 4 थोड़े से हायर ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं जो थोड़े ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। ब्रेन ट्यूमर की पहचान करने के लिए जो एक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे क्रिटिकल है, वो है ब्रेन का MRI करना और विद कंट्रास्ट। कई बार कुछ व्यक्तियों में केवल CT स्कैन करके और CT स्कैन नॉर्मल आने पर हम लोग ये मान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। CT स्कैन में कई बार ब्रेन ट्यूमर पकड़ में नहीं आता है, तो इसलिए MRI करना विद कंट्रास्ट एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेन ट्यूमर की पहचान करने के लिए। ब्रेन ट्यूमर का इलाज पूरी तरह मुमकिन है आज के टाइम पर और उसके अंदर ये डिपेंड करता है कि अगर ऑपरेशन पॉसिबल है तो सबसे पहले उस पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में MSR एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन कहते हैं। सेफली जितना ट्यूमर रिमूव हो सकता है उसको रिमूव किया जाता है और उसके बाद में जो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उसके आगे का ट्रीटमेंट होता है कि उसको रेडियोथेरेपी चाहिए या उसको कीमोथेरेपी कैप्सूल्स चाहिए या दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके तरीके से उसको किया जाता है। ऑपरेशन के बाद में रिकवरी आमतौर पे फास्ट होती है और अधिकतर पेशेंट में 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी हो जाती है। जब पेशेंट की रेडिएशन हो रही होती है तो उस टाइम पर रिकवरी जैसा कोई इशू नहीं होता है। रेडियोथेरेपी एक्सरे करने जैसा ही होता है और उनमें पेशेंट्स रेडियोथेरेपी के दौरान भी अपना नॉर्मल काम या आराम जैसे उसकी स्थिति होती है उसके हिसाब से रहता है। ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन एक जो जनरल हेल्थी लाइफस्टाइल है, जैसे आहार के अंदर, भोजन के अंदर अच्छा हेल्दी खाना खाना, जंक फूड्स को अवॉइड करना, लेट नाइट्स को अवॉइड करना, स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, खाने में फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स हैं, आसन प्राणायाम है, तो इन सब चीज़ों के प्रयोग से हम लोग काफ़ी हद तक इसको और किसी भी कैंसर को बचा सकते हैं।
दूसरा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम है, जैसे सर में दर्द है या दौरे पड़ते हैं या फिर चक्कर आते हैं उसको, या फिर बिना महसूस हुए एकदम से उल्टी आती है जिसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ब्रेन का एमआरआई एक बार को जरूर हमें करना चाहिए ब्रेन ट्यूमर को एक्सक्लूड करने के लिए। ब्रेन ट्यूमर के बाद में लाइफ कितनी होती है, जो लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं जैसे ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, उनमें तो अमूमन तौर पे पेशेंट की लाइफ उतनी ही नॉर्मल हो जाती है जितनी ट्यूमर से पहले होती है। हाई ग्रेड ट्यूमर्स में कई बार इश्यू होते हैं और कुछ पेशेंट में 2 बार या 3 बार भी सर्जरी या रेडिएशन वगैरह भी करनी पड़ती है, पर वो बहुत वेरिएबल होता है। आज के टाइम पर बहुत नई नई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन हैं, तो काफी पेशेंट अच्छा समय इसमें निकाल पाता है। एक बार ये सवाल आता है कि न्यूरोसर्जन और कैंसर रेडिएशन स्पेशलिस्ट के बीच का क्या तालमेल होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है उसमें ऑपरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और ऑपरेशन के बाद में किस पेशेंट की रेडिएशन होनी है, किस तरह की होनी है, कितने दिन की होनी है, कौन सी दवाइयां साथ में चलनी है, एक ये सब दोनों के बीच में जितना कोऑर्डिनेशन होता है उतना इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बेटर होते हैं, और फॉलोअप में भी वो पेशेंट फिर कंफर्टेबल रहते हैं जो दोनों के फॉलोअप में रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।